हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग मई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक सबसे ज़रूरी बात, इस पूरी वीडियो में अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपको लगा कि ये फालतू का क्वेश्चन है, तुरंत वीडियो छोड़ करके चले जाइएगा। एक भी सिंगल क्वेश्चन यहाँ फालतू का नहीं लिया गया है। जितने भी हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सब के सब आपको देखकर लगेगा भी, और सब के सब एग्जाम में बन सकते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पूरे मन से लग जाओ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूरे महीने का निचोड़ है, समझ लो। तो आप इसका पार्ट 1 तो देख ही लिए होगे, नहीं देखे हो तो उसकी लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। यहाँ पर कार्ड वगैरह बनकर आएगा, उसको जाकर के पहला पार्ट देख लेना। ये सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट को देखना शुरू करिए। क्विज जितने भी महीने की हैं, जितने भी वीक की हैं, जितने भी डेज की हैं, ये सब आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाती हैं। तो आप एमजेटी ऐप पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जा करके फ्री में, आप समझो कि पिछले 3 से 4 सालों का फ्री में आप लगा सकते हो यहाँ क्विज करंट अफेयर का। ठीक है, ज़रूरत आपको 1 से 1.5 सालों का ही रहता है, तो भी आप जैसे रेलवे वगैरह एग्जाम में 2-3 साल का भी पूछ लेते हैं, सब आपको मिल जाएगा। बस आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको अपने हिसाब से सब प्रोवाइड कर दिया है। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी दे दी जाती है, टेलीग्राम से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करें। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं हम लोग मंथली करंट अफेयर मई महीने का। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जीआई प्रमाणित अदरक की खेती को बढ़ावा देने के लिए अदरक मिशन शुरू किया है? अदरक मिशन शुरू किया गया है, अदरक जीआई टैग प्राप्त अदरक को बढ़ावा देने के लिए। तो किसने शुरू किया है? तो ये मिजोरम सरकार ने शुरू किया है। साथियों, मिजो अदरक आपने जरूर सुना होगा। मिजो अदरक बहुत ही फेमस है। मिजो अदरक को जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है, मिजो अदरक को जीआई टैग भी मिल चुका है, जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है मिजो अदरक। और ऐसे, क्योंकि अदरक की खेती वहाँ बहुत बढ़िया होती है मिजोरम में, तो इसलिए अदरक की खेती को और बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर प्रीमियम वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है, मिजोरम अदरक मिशन। वहाँ की सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। हर एक क्वेश्चन में मैं ऐसे इमेज दिखाऊंगा आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, लक्ष्य रखा गया है 20,000 प्लस किसान परिवारों को जोड़ करके किया जाएगा। अच्छा, डिटेल में मैं आपको पूरी क्लास में बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल क्लास होने वाली है, क्योंकि वन लाइनर का ज़माना गया। ठीक है, बिना डिटेल्स के आप जाओगे एग्जाम में तो फिर चले जाओगे वापस, क्योंकि कुछ बनेगा नहीं उसमें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गगम्मा जतारा नामक वार्षिक लोक उत्सव किस राज्य में मनाया गया? गगम्मा जतारा, गगम्मा जतारा आप नाम को सुना सुना लग रहा होगा मेदाराम जतारा से। ठीक है, मेदाराम जतारा से। मेदाराम जतारा महोत्सव जो है काफ़ी बड़ा महोत्सव है, कुंभ लेवल में महोत्सव होता है मेदाराम जतारा। तो मेदाराम जतारा जो होता है ये होता है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में, ध्यान रखना। और गगम्मा जतारा जो होता है ये होता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश तेलंगाना पहले एक ही थे, है ना। अभी 2014 में ही तो अलग हुए हैं, लेकिन महोत्सव वगैरह सब पारंपरिक रूप से मनाए जाते रहे हैं। खैर, ये गगम्मा जतारा है और 5 मई से 13 मई तक अभी आयोजित किया गया है तिरुपति आंध्र प्रदेश में। और ताता गुंटा गंगम्मा मंदिर में ये मनाया जाता है, इसलिए गगम्मा नाम दिया गया है, गगम्मा जतारा। ध्यान रखना, मेदाराम जतारा बहुत बड़ा उत्सव है, इससे भी बड़ा उत्सव है, वो तेलंगाना में होता है। ठीक है, गगम्मा जतारा यहाँ पर। तो ग्राम देवता को ये लोग पूजते हैं। भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड कहाँ विकसित किया जा रहा है? मेगा ग्रीन फील्ड पार्क ये कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड पार्क जो है ये थूथुकुड़ी तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। थूथुकुड़ी तमिलनाडु में, सी ऑप्शन अगर आप लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर भारत और दक्षिण कोरिया के सहयोग से ये बनेगा। ग्रीन फील्ड शिपयार्ड विकसित होंगे यहाँ पर। और शिपयार्ड्स बनना मतलब, शिपयार्ड्स में क्या होता है? शिपयार्ड्स में शिप्स वगैरह की जो आती हैं, बड़ी बड़ी जहाजें, उनकी मरम्मत वगैरह होती है। ठीक है, तो अपने पास वैसे भी बहुत सारे शिपयार्ड हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे विशाखापत्तनम वगैरह में है, लेकिन यहाँ पर ये पहला ग्रीन फील्ड मेगा ग्रीन फील्ड पार्क है, ग्रीन फील्ड पार्क है। ठीक है, तो भारत और दक्षिण कोरिया मिल करके वोयोजस समुद्री सहयोग के तहत इसे बना रहे हैं। इसमें कुछ कंपनियां हैं, जैसे कि SDKSOE दक्षिण कोरिया की कंपनी है, सागरमाला फाइनेंस, NSHIPTN ये तमिलनाडु की कंपनी है। ये सब मिल करके कंपनियां इसको बना रही हैं। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में भारत के पहले AI ऑपरेटेड ऑटोनोमस लड़ाकू ड्रोन
काल भैरव का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? काल भैरव मोस्ट इंपॉर्टेंट, काल भैरव बनाया जा रहा है पुर्तगाल में। पुर्तगाल में डीआरडीओ की मदद से, मतलब भारत मदद करके विदेशों में बना रहा है। अब तक आप हमेशा सुनते होगे ना कि भारत में कोई फैक्ट्री लग रही है तो उसको देखो, पहले भारत कहाँ से उठा? भारत उठा कि पहले सामान खरीदने से, बहुत गरीब देश था तो हम लोग हथियार वगैरह खरीदते थे। फिर हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े तो क्या करने लगे कि विदेशी कंपनियों को इनवाइट करने लगे कि आओ बनाओ हमारे देश में सामान, ठीक है, हमारे देश की लोकल जैसे टाटा कंपनियां हैं या बाकी कंपनियां हैं, इनसे सहयोग करके आप हमारे देश में बनाओ। अब हम लोग एक स्टेप और आगे जाने लगे, दूसरे स्टेप में अब हम लोग जा करके अपने डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी को दूसरे देश में बैठकर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिससे वहां से आसपास के देशों को सामान बेच सकें। तो ऐसे में हम लोग ऑटोनोमस एआई ऑपरेटेड ऑटोनोमस लड़ाकू विमान काल भैरव बनाएंगे। और कहाँ पर बनाएंगे? पुर्तगाल में बनाएंगे, ठीक है। तो बेंगलुरु की फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस और पुर्तगाली टेक कंपनी स्केच पिक्सल कंपनी के साथ मिलकर के ये समझौता हुआ है। काल भैरव नाम का ये ड्रोन रहेगा, काल भैरव, ठीक है। चलिए, भारत का पहला ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम या बीईएसएस कहाँ शुरू किया गया? पहला ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन बैटरी एनर्जी स्टोरेज। तो देखो, अब हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें ग्रीन एनर्जी जरूर जुड़ा होता है। कोशिश रहती है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली, है ना, फ्रेंडली ज़्यादा सही होगा, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें बनाई जाएं जिससे कार्बन का एमिशन ना हो। तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड ट्रांजिशन बैटरी एनर्जी स्टोरेज, मतलब बैटरी का एनर्जी स्टोरेज होगा। कहाँ पर बन रहा है? ये खावड़ा गुजरात में बन रहा है। कहाँ पर? खावड़ा गुजरात में, जहाँ बैटरी का स्टोरेज क्षमता बनाया जा रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा ये बनाया जा रहा है। अब इससे क्या होगा? स्टोरेज क्षमता से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर भी कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टोरेज अगर क्षमता रहेगी, आप सोचो अगर आपके पास इन्वर्टर है तो पावर इंटरप्ट होता है तो इन्वर्टर का यूज़ करते हो, ऐसे ही ये भी अगर पावर अपने पास स्टोर रहेगी तो कहीं पर भी अगर अनइंटरप्टेड होगा, सप्लाई जो है इंटरप्ट होगी, तो ये इसमें काम आएगी। देखिए 3.37 गीगावाट प्रति घंटे की कुल इसमें क्षमता है ना। तो क्षमता आप समझो कि जैसे गोवा, इंदौर, चंडीगढ़, इन सब में एक साथ बिजली दी जा सकेगी, है ना। तो अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा ये शुरू किया गया है। कहाँ पर? केवड़ा गुजरात में। कॉमनवेल्थ गेम 2030 में किस खेल को शामिल करने की घोषणा की गई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉमनवेल्थ गेम 2030 में कौन सा खेल शामिल किया जाएगा? भारत इस पर लगा हुआ था योगासन को शामिल कराने में, और योगासन को शामिल करा लिया गया है। अच्छा, 2030 की खास बात यह है कि ये अहमदाबाद में होने वाला है। अहमदाबाद में, गुजरात में ये आयोजित किया जाएगा, भारत में आयोजित होगा, ठीक है, भारत में होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2030 का हम लोग ले गिरे हैं। 2036 का हम लोग टारगेट बनाए हैं, ओलंपिक का भी। ओलंपिक का भी मिल जाए बल्ले बल्ले हो जाएगी। 2036 का ओलंपिक का टारगेट बना रहे हैं, 2030 वाला तो ले गिरे, मतलब 2030 वाला आयोजन मिल गया हम लोग को। योगासन इसमें खेला जाएगा, नया खेल के रूप में शामिल कर लिया जाएगा। अब देखो क्या होता है ना, जब हम लोग आयोजन करेंगे खेलों का, फिर हम लोग अपने गेम्स को इसमें इंक्लूड करवाएंगे। जैसे योगासन ऐड हुआ, ठीक है, कभी कबड्डी ऐड हुआ था, कभी ऐसे जो अपने देसी गेम्स हैं, है ना। अब उसमें गिल्ली डंडा, ताश पत्ती ये सब मत करना है, आना लूडो ऐड कराने लगो। ये सब जब ऐड होंगे तो उससे अपने मेडल्स ज़्यादा आएंगे। योगासन ऐड होगा तो ऑब्वियस सी बात है भारत के मेडल ज़्यादा आएंगे। जब भारत के मेडल ज़्यादा आएंगे तो अपने आप मेडल टेबल में हम लोग की लिस्ट आ जाया करेगी, है ना। तो देखिए, अभी 27 मई को केंद्रीय मंत्रालय ने घोषणा की कि योगासन शामिल किया जाएगा। पारंपरिक योग, कलात्मक योग, प्रदर्शन योगा, टीम कंपटीशन, ये सब 4 प्रकार के यहाँ इवेंट रहने वाले हैं। और इसके अलावा और भी स्वदेशी खेल, कबड्डी, खो खो, मलखम, इन सबको शामिल किए जाने की बात चल रही है। अच्छा, ये तो 2030 वाली हुआ, 4-4 साल के अंतराल पर होता है, तो 2026 चल रहा है। 2026 वाला कॉमनवेल्थ कहाँ होगा? 2026 वाला कॉमनवेल्थ याद रखना, 2026 वाला कॉमनवेल्थ ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, अभी इसी महीने में, मतलब जुलाई में ही चलेगा। 23 तारीख से शुरू होगा, 23 जुलाई से शुरू होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ 2026 का। देखो नोट्स लेकर के बैठो, यहाँ पर जो भी 50 क्वेश्चन दिए गए हैं उस 50 को मैं 150 से 200 क्वेश्चन बना दूंगा। आप बस नोट्स लेकर के बैठो, 150-200 क्वेश्चन आपका कवर होगा, ठीक है। 2026 का हो रहा है कहाँ पर? स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में। ग्लासगो लिख दूँ, ग्लासगो से याद रखना, ग्लासगो, ठीक है, स्कॉटलैंड में ये होगा आपका कौन सा? 2026 का कॉमनवेल्थ गेम। अगला, और 2030 वाला गुजरात में। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ, जिसको सैटेलाइट टैगिंग की गई है, मतलब सैटेलाइट के जरिए उसको
ट्रैक किया जाएगा कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे घूम रहा है। तो ये डाला गया किसमें, काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है भाई, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, काजीरंगा है असम में। तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के अवसर पर, जो कि 15 मई को मनाया जाता है, उस दिन इस कछुए को यहाँ पर टैग किया गया। अच्छा, कछुए से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। वैसे वो क्वेश्चन जून में आया है, लेकिन मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, तो जून वाले में भी पढ़ लेना। एक जोनाथन कछुआ है, जोनाथन कछुआ पिछले दिनों में खूब ज़्यादा चर्चे में रहा था। ठीक है, हालांकि ये बात ध्यान रखना, जो लोग वीडियो देखेंगे अब वीडियो देखेंगे अगर, तो उनको पता रहेगा कि यहाँ पर मैंने जोनाथन कछुआ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बात कर रहा हूँ जून का। लेकिन जो लोग पीडीएफ पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि ये जोनाथन कछुआ इसी वाले कछुआ की बात हो रही है। नहीं, ये कछुआ दूसरा है। जोनाथन कछुआ है कहाँ पर, ये है सेशल्स में, और ये पृथ्वी पर स्थित सबसे उम्रदराज प्राणी है। 194 वर्ष इसकी उम्र है, 194 वर्ष उम्र है, पृथ्वी पर स्थित वर्तमान में सबसे उम्रदराज प्राणी है। इससे अभी पीएम मोदी सेशल्स में मुलाकात भी किए हैं। अभी हाल फिलहाल में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया है। तो जोनाथन कछुआ से एक क्वेश्चन तो बनेगा, पक्का ही पक्का है। ठीक है, तो ये हो गया। खैर, यहाँ पर हम लोग काजीरंगा नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ करता है बहुत पहले से। सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करने वाला भी ये पहला बना था नेशनल पार्क। ठीक है, तो असम में है। असम में आप जानते हो कि 7 नेशनल पार्क हैं, डिब्रूगढ़, सैखोवा, मानस, औरंग। ठीक है, काजीरंगा। अगला, एटोरगिडी नामक पारंपरिक कृषि आधारित महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। एटोरगिरी महोत्सव, आपका जो सीजल का एग्जाम आने वाला है ना, सीजल के एग्जाम में महोत्सव और मेले से 2 क्वेश्चन तो लिख कर ले लो, पूछा ही पूछा जाना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप सीजल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको ना प्लेलिस्ट फॉलो करना होगा। प्लेलिस्ट उठा करके देख डालो। देखो, आप लोग डेली करंट अफेयर मत देखो, आप लोग को मंथली देखना है। ठीक है, सीजीएल वाले जो हैं, जो भी एमजेटी करंट अफेयर नाम से जो नया चैनल है उस पर जाइए, मंथली में जाइए या वीकली में जाइए, मंथली करंट अफेयर की पूरी प्लेलिस्ट को देख डालिए, जनवरी से लेकर के अभी वाला। ठीक है, जब तक चलेगा, जुलाई तक देख करके जाना, कम से कम 6 महीने का देखना। टाइम है अगर तो पिछले साल का भी देख लेना। पिछले साल वाला तो मेन चैनल पर है ना, नए साल से ये नया वाला चैनल हमने शुरू किया था, तो पिछली साल वाला तो एमजेटी एजुकेशन मेन वाले चैनल पर है, उसकी प्लेलिस्ट वहाँ से मिल जाएगी, इसकी प्लेलिस्ट यहाँ से मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट अगर देख डालोगे ना भाई साहब, उसके बाद आप किसी भी मॉक टेस्ट में बैठोगे तो आपका क्वेश्चन अपने आप सही होने लगेगा और जीएस में स्कोर बढ़ने लगेगा। चलिए, एटोरगिडी नामक पारंपरिक कृषि आधारित महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया गया है। क्लियर है, और मई के मध्य में ये नई खेती के मौसम की शुरुआत के प्रतीक है। अब क्वेश्चंस कैसे बनेगा, इटोर मतलब होता है बाड़ लगाना यानी फेंसिंग करना। ठीक है ना, तो यहाँ जो आप जानते हो अरुणाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है क्या है, मिथुन है। मिथुन वहाँ का राजकीय पशु है। तो उस राजकीय पशु से ना दिक्कतें भी है वहाँ पर, जैसे हमारे यूपी में सांड है, सांड देवता है ना, ये पूरा सब बर्बाद किए रहते हैं खेती। ऐसे यहाँ मिथुन से भी लोग परेशान रहते हैं। तो यहाँ एटोरगिडी का मतलब है कि ये लोग वहाँ पर गाना नृत्य करते हुए हर साल मौसम में आकर के बाड़ लगाते हैं, फेंसिंग करते हैं। फेंसिंग मतलब जान रहे हो ना, अपने बॉर्डरिंग करना अपने खेतों के किनारे किनारे, है ना, वैसे फेंसिंग बॉर्डर वगैरह पर यूज किया जाता है कि बॉर्डरिंग करने के लिए। खैर, तो ये होता है, और डेरे या मुसुप जनजाति का पारंपरिक ग्राम सामुदायिक ये आयोजन होता है यहाँ पर। इसमें पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, डोलांगवा नृत्य करते हैं, डेलोंग डांस, ये डेलोंग डांस भी पूछा जा सकेगा, इसे पोनुंग नृत्य भी कहते हैं। तो ये सभी टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चन बनेंगे तो ये सब चीज़ें बीच बीच की पूछी जाएंगी। एटोरगिडी कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा कहाँ शुरू की गई। तो भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा ये नई दिल्ली में शुरुआत की गई है। नई दिल्ली सरकार ने या कहें दिल्ली सरकार ने इसे शुरू किया हुआ है, और ये हाइड्रोजन से चलेगी। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज ए फ्यूचर फ्यूल। फ्यूचर फ्यूल इसे क्यों कहा जाता है, फ्यूचर फ्यूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कार्बन का एमिशन नहीं करता है, और हम लोग आगे चल करके यही तो करने वाले हैं कि कार्बन का एमिशन ना करें, ऐसे एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करें, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो हाइड्रोजन से चलने वाली ये शटल बस सेवा यहाँ पर शुरू की गई। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया है, तो ये हरियाणा में किया गया है। क्वेश्चन बनेगा, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाने वाला पहला देश कौन सा है, तो जर्मनी बताना आप।
हाइड्रोजन चलने वाली पहली ट्रेन कहाँ पर चलती है, सबसे शुरुआत कहाँ हुई, जर्मनी में हुई थी। तो सेंट्रल विस्टा इलाका नई दिल्ली में 15 मई से इसकी शुरुआत हुई है। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन और इंडियन ऑयल के संयुक्त पहल से ये शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ये गए हुए थे न्यूयॉर्क में, और वहां पर इन्होंने शून्य से अनंत तक, जीरो टू इन्फिनिटी नाम की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है यूएन के हेडक्वार्टर में। यूएन का हेडक्वार्टर आप जानते हो न्यूयॉर्क में है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब स्थापना हुई थी? 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस के दिन, है ना। 1945 को स्थापना हुई थी, 1945 में। एंटोनियो गुटरेस इसके अध्यक्ष हैं, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। अच्छा, यहाँ पर ना जीरो से इन्फिनिटी तक का हम लोगों ने प्रदर्शनी का नाम यही क्यों रखा? क्योंकि देखो, जीरो की खोज भी हम लोगों ने ही की थी, आर्यभट्ट इंडियंस ने की थी, है ना। आर्यभट्ट शून्य की खोज करता। द मैन हु नो इन्फिनिटी किसे कहा जाता है? ये बायोग्राफी है ना, किसकी? श्रीनिवास रामानुजन जी की, जिन्होंने इन्फिनिटी को या कहें इन्फिनाइट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, पाई को भी एक्सप्लेन किया था। तो श्रीनिवास रामानुजन जो हैं ये भी भारत के ही हैं। 32 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। 22 दिसंबर को इनकी जयंती पर हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाते हैं, तो 22 दिसंबर नोट डाउन कर लेना, पूछा जाता है। भास्कराचार्य, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे क्या कहते हैं उसे, खगोलिक वो दिए, ज्ञान दिए। ब्रह्मगुप्त, ठीक है। तो ये सब जो है अपने जो खगोल शास्त्री, मैथमेटिशियन ये सब रहे थे ना, इनके बारे में यहाँ पर शोकेस किया गया। जीरो टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर किया। एक प्रदर्शनी यहाँ दिखाई गई और बताया गया कि भारत के कौन कौन से प्रमुख विद्वान रहे हैं। भारत विद्वानों की धरती रही है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, इन सब के योगदानों का भी यहाँ किया गया। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया? पहला मानव हाथी संघर्ष, मानव हाथी ह्यूमन एलिफेंट संघर्ष। ये क्यों? क्योंकि देखो कई बार क्यों है, हाथियों का शिकार किया जाता है तो वो ना होने पाए। कई बार हाथी जो है पगला जाते हैं, गांव वगैरह में घुस आते हैं, तो वो पूरा जंगल वगैरह, पूरा गांव वगैरह उजाड़ देते हैं, है ना। तो इसलिए मानव हाथी संघर्ष से बचा जा सके, इसके लिए इस पर एक रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। ये रिसर्च सेंटर पलामू टाइगर रिजर्व में बनाया है। जरा कमेंट करके मुझे बताओ पलामू टाइगर रिजर्व है कहाँ पर, जल्दी बताओ, पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। पलामू टाइगर रिजर्व में ये बनाया जा रहा है, इसको मंजूरी अब मिल गई है। मानव हाथी संघर्ष पर ये लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, रिसर्च सेंटर होगा, ठीक है। आप देखते हो कि रेलवे पटरियों के किनारे किनारे बहुत सारी कंपन करने वाली चीज़ें लगाई गई हैं असम वगैरह में, जिससे जब अगर ट्रेन आ रही है तो वो वाइब्रेट करने लगे, तो वाइब्रेट करने लगते हैं तो हाथी वगैरह ये सब हट जाते हैं रेल की पटरियों से, ठीक है, जिससे ट्रेन से न टकराएं। तो झारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व, वहीं पर ये शुरू किया गया है, और शुरू करने की मतलब मंजूरी मिली है, अभी बनेगा है। 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके कौमी रीता शेरपा किस देश से संबंधित है, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया? अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं बार बार। कौमी रीता शेरपा ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं नेपाल के। कौमी रीता शेरपा 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। सोचो, यहाँ एक दो बार कोई नहीं चढ़ पाता, ये 32 बार चढ़ चुके हैं कौमी रीता शेरपा। लगभग हर साल में एक बार पहुंच ही जाते हैं, ठीक है, और ये पहुंच गए। अच्छा, ये इसके साथ अपनी महिला पर्वतारोही को भी ले जाते हैं। लहकापा शेरपा, ये महिलाओं में सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने वाली हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा चढ़ाई करने वाला पूछा जाए कौमी रीता शेरपा, अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है, तो आप लहकापा शेरपा नाम बताना, क्योंकि वो 11वीं बार चढ़ी हुई हैं। कौमी रीता शेरपा पहली बार 1994 में चढ़े थे। 8,848.85 मीटर की ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। सागरमाथा इसे कहते हैं नेपाल में, ठीक है, जिसको ना पता हो नोट डाउन करते चलो। सागरमाथा कहते हैं नेपाल में, भारत में कहते हैं माउंट एवरेस्ट, मतलब दुनिया में माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इटालियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन ओपन का खिताब ये टेनिस का है, और इसको जीत लिया है किसने? याग्निक सिनर ने इनको जीत लिया हुआ है, और नॉर्वे के कैस्पर रूड को हरा करके इन्होंने जीता हुआ है। 50 वर्षों में इटालियन ओपन जीतने वाले पहले इतालवी ये पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इटली के खुद भी हैं, और इटालियन पुरुष खिलाड़ी पहले बन गए हैं जो इटालियन ओपन जीते हुए हैं। करियन गोल्डन मास्टर पूरा करने वाले इतिहास के दूसरे खिलाड़ी हैं, ठीक है।
चलिए तो, और महिलाओं में अगर पूछा जाए तो एलिना स्वेतोलिना जीती हैं, ये महिलाओं की हैं, महिला वर्ग की एलिना स्वेतोलिना, महिला एकल खिलाड़ी या निक सिनर, केवल महिला और पुरुष ही पूछा जाएगा। पीजीए चैंपियनशिप 2026 जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय मूल के पहले गोल्फर कौन बने? भारतीय मूल के हैं ये, ध्यान रखना, हैं ब्रिटिश नागरिक, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं। पीजीए चैंपियनशिप जीते हुए हैं अरुण राय बन गए हैं पीजीए चैंपियनशिप जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति। तो पेंसिल्वेनिया का एरोनिमिक गोल्फ क्लब में आयोजन किया गया। 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार 1919 में जिम बार्न्स के बाद यहाँ पर जीत हासिल हुई है किसी इंग्लिश खिलाड़ी को। अच्छा, भारत में ना पूछा जाएगा कि पहला गोल का मैदान पूछा गया था, वैसे अगर आप देखोगे तो सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में पहला गोल्फ का मैदान या गोल्फ का कोर्स जिसे कहते हैं, गोल्फ के मैदान गोल्फ कोर्स कहते हैं, कहाँ खुला था? तो कोलकाता में खुला था। ठीक है, कोलकाता में खुला था, 1935 के आसपास में ये स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कोलकाता में हुआ था उस टाइम पर ब्रिटिश, 1935 नहीं 1835। ठीक है, इसको 1835 कर लीजिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स आए थे नए नए, उनको चाहिए था अपने लिए कौन सा, ये इंग्लैंड के बाहर या ब्रिटिश आइसल्स के बाहर जो है दुनिया का दूसरा सबसे पुराना भी ये है। ठीक है, गोल्फ कोर्स जो कोलकाता में स्थित है, कोलकाता गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो वो भारत का सबसे पुराना तो है ही, एशिया का भी सबसे पुराना है, और ब्रिटिश आइसल्स के बाहर भी सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है, कोलकाता में स्थित है, ये याद रखना। और भारत में है वो, ये ब्रिटेन के हैं, भारतीय मूल के हैं। इनकी पत्नी गौरिका बिश्नोई ये भारत की पूर्व नंबर 1 महिला गोल्फर भी रह चुकी हैं, पत्नी भी गोल्फर हैं, ये भी गोल्फर हैं। ठीक है, तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया गया कहाँ पर? तो नॉर्वे में होगा। याद होगा बीच में अभी एक चर्चे में आया था कि मोदी जी से एक वहाँ के पत्रकार जो है वो प्रेस फ्रीडम को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछी थी, ह्यूमन राइट्स वगैरह को लेकर के, है ना, खूब ज़्यादा चर्चे में आई थी कि वो बदतमीजी से बात की या जो भी है करके खूब, या पीएम मोदी ने सवालों के जवाब नहीं दिए, ऐसे करके खूब सुर्खियाँ बटोरी थी, न्यूज़ में खूब आया था। तो ये उसी सम्मेलन के दौरान की बात है जब पीएम मोदी नॉर्वे गए हुए थे, है ना। नॉर्वे का इनको सर्वोच्च सम्मान भी मिला था वहाँ पर। स्वीडन गए, फिर स्वीडन का भी सर्वोच्च सम्मान ले आए। मोदी जी जहाँ जाते हैं तो वो ले उठा आते हैं, ठीक है, वहाँ का सर्वोच्च सम्मान। अब क्या पता है, पहले से बताए रहते हैं कि भैया हम आएंगे तो हमको चाहिए। खैर, तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया नॉर्वे में। नॉर्वे की संसद होती है ओस्लो के द्वारा ही दिया जाता है शांति का नोबेल, वही शांति वाला नोबेल जिसको ट्रंप जो है चिल्लाते रह गए, लेकिन मिला किसे? मारिया कोरोना मचाडो को, है ना। किसे मिला नोबेल शांति पुरस्कार? किसे मिला? मारिया कोरोना मचाडो को। कहाँ की हैं? वेनेजुएला की। नोट डाउन करते चलो, ठीक है। चलिए, तो 19 मई को यहाँ पर ओस्लो में आयोजित हुआ, नॉर्वे और भारत के बीच में संबंध को बढ़ाने के लिए। नार्डिक देशों में वैसे अगर बात करें, केवल नॉर्वे ही नहीं आता है। नार्डिक कंट्री, नॉर्वे के आसपास की कंट्रीज को कहते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड, ये 5 देश इसमें आते हैं। मुख्य रूप से नॉर्वे ही है ना, मुख्य रूप से यहाँ का मुखिया जो है वो नॉर्वे ही, इसलिए नॉर्वे को कहा जाता है। तो इन 5 देशों और भारत के बीच में ये हुआ है। तो यहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, कैसे व्यापार बढ़ाना है, इसके लिए था ये। भारत ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन, शुक्रयान 1 जिसे कह रहे हैं हम लोग, इसके तहत किस देश के साथ आधिकारिक साझेदारी की है? तो शुक्रयान मिशन के तहत इसी पीएम मोदी के दौरे पर ये साझेदारी हुई है जब स्वीडन के साथ हुई है, ठीक है। तो स्वीडन जो है ये मदद करेगा शुक्रयान 1 मिशन में। शुक्रयान 1 मिशन ये इसरो का बहुप्रतीक्षित मिशन है। इसरो लॉन्च करेगा इसको। देखो, हम लोग चंद्रयान लॉन्च करते हैं तो चंद्रमा के लिए लॉन्च करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। आदित्य L1 लॉन्च किए हैं, वो आदित्य, सूर्य की पर्यायवाची होती है आदित्य, तो वो आदित्य L1 मिशन सौर मिशन है। शुक्रयान लॉन्च करेंगे इसके लिए। मंगलयान 2013 में लॉन्च किए थे, तो मंगलयान मंगल ग्रह के लिए था। अभी तक सर्व हम लोग ऑर्बिटर ही लॉन्च कर रहे हैं। सिर्फ एक चंद्रयान 3 जो था ये, और मतलब 2 भी था लेकिन 2 सक्सेस नहीं हुआ। 3 और 2 जो चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 था, ये रोवर मिशन था। ये मतलब जा करके रोवर उतरना है धरती पर, बाकी सब ऑर्बिटर था, मतलब बाकी सब ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो ये भी एक ऑर्बिटर मिशन है, मतलब ये शुक्र का चक्कर लगाएगा और उसके बाद दूर से ही दिखेगा और स्टडी करेगा। तो इसरो और स्वीडन के बीच में, स्वीडन की स्वीडिश राष्ट्रीय एजेंसी है, उसके साथ आधिकारिक समझौता हुआ है। वायुमंडल और सतह की जटिलता का अध्ययन करने में यहाँ पर मदद करेंगे दोनों देश, ठीक है। चलिए अगला,
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी, देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है तो आप 2x पर करके देख सकते हो, इसे 2x करके देख सकते हो, और बहुत सारे लोग तो देख भी रहे होंगे, है ना, कह रहे होंगे हम तो ज़्यादा स्मार्ट हैं। खैर, लेकिन कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है? 22 मई को। 22 मई को। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक याद कराई थी, देखो वही पुरानी वाली ट्रिक कि पहले धरती जो है ये टुकड़ों में अलग हुई, ठीक है, सूर्य से अलग हुआ, मतलब कई टुकड़े हुए, तो उसमें जब सूर्य से अलग हुआ यानी 2-2 टुकड़े हो गए, 2-2 हो गए तो 22 उठा लेना, ठीक है। अब 2-2 टुकड़े हुए तो पहले क्या हुआ, धरती जो है पिंड था और दहक रहा था, भाई आग का गोला ही था, तो उस पर खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई, ठीक है। तो पहले आया फिर जल दिवस, जब खूब बारिश हुई, खूब जल भराव हो गया, ठीक है, जल दिवस हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर जब खूब बारिश हुई तब वो ठंडी हुई और तब वो पृथ्वी के रूप में आई, ठीक है, तब वो पृथ्वी के रूप में नजर आई और फिर हम लोग तब से मनाने लगे। तब से मत समझना, ये याद कराने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, इसको मत सोचना कि बस तभी से मना रहे हैं। तो जब ठंडी हो गई, खूब बारिश हुआ, तब फिर हम लोग मनाने लगे पृथ्वी दिवस, मतलब पृथ्वी का रूप हम लोग को मिल गया। अब पृथ्वी का रूप मिल गया तो फिर क्या होने लगा, उस पर जीव जंतु वनस्पतियाँ ये सब आने शुरू हुई। तो जीव जंतु वनस्पतियाँ जब आने शुरू हुई तो फिर बायोडाइवर्सिटी बढ़ी, जैव विविधता बढ़ी, तब हम लोग जैव विविधता मनाने लगे, जैव विविधता मनाने लगे। एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे आप कि एक के बाद एक यहाँ एक एक महीने का गैप है, डेट वही सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब आदमी आ गए तो क्या करेंगे, खेलेंगे भी, है ना। तो जब जैव जीव जंतु प्राणी आ गए तो वो कहे कि चलो ओलंपिक करते हैं, तो फिर ओलंपिक करना, आयोजन करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ओलंपिक करना शुरू हुए तो फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर ओलंपिक दिवस मनाया जाने लगा 23 जून को। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। फिर उसमें पाकिस्तान भी पैदा हुआ, नल्ला पाकिस्तान। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान को बदमाशी भी करेगा भाई, जब बदमाशी करेगा मार खाएगा, तो मार खाएगा तो कौन मारेगा, भारत मारेगा। तो भारत मारा, तो उसके बाद जुलाई में ही 3 दिन बाद जब इसको पटखनी लगाई, 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया गया, उसको हराया गया जब, तो भारत की विजय हुई, तो भारत कारगिल विजय दिवस मनाता है, ठीक है। बाकी ऐसे कहानी जोड़ते जाओ तो बहुत सारी बन ही सकती है ना। खैर इतने पे ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला बहुराष्ट्रीय, उसके बाद भी अगर जोड़ना चाहो तो अब यहीं 23 जुलाई से अब 23 अगस्त करोगे, एक महीने बाद, कि हम लोग अब धरती को संतुष्ट कर लिए, अब धरती से जाएंगे चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर हम लोग को अगर याद हो आपको, तो 23 अगस्त के ही दिन तो अपना चंद्रयान 3 उतरा था, है ना। तो चंद्रयान दिवस भी आप कह सकते हो। अगला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 किस राज्य में शुरू किया गया? तो प्रगति 2026 ये आयोजित किया गया मेघालय में आयोजित हुआ, उमरेई मिलिट्री स्टेशन में, उमरेई मेघालय में होता है। प्रगति का नाम होता है पार्टनरशिप फॉर रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो प्रगति अभ्यास है, इसमें भारत के जो मित्र देश हैं वो सब शामिल होते हैं, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, वियतनाम, श्रीलंका, सेशल्स, फिलीपींस, नेपाल और म्यांमार, मतलब दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देश यहाँ पर शामिल होते हैं, 13 देश। कौन सा देश अमेरिका को पीछे छोड़कर बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर बन गया है? बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर, और वो अमेरिका को पीछे छोड़ दिया वो भी, तो वो बन गया है कौन? वो बन गया है भारत, ठीक है। भारत दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है बांग्लादेश का। हालांकि होना चाहिए था पहले पर, लेकिन पहले पर चाइना ही है, पहला चाइना सबसे रहता है, भारत का भी सबसे बड़ा पार्टनर है चाइना, व्यापारिक साझेदार है ना। तो चाइना पहले पर है, दूसरे पर भारत आ गया है। भारत ने मामूली अंतर से पीछे किया है अमेरिका को, देखिए 8.46% अमेरिका से ट्रेड हुआ है, 8.47% जीडीपी का इससे ट्रेड हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश की यहाँ पर बात करें, अगर भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर की बात की जाएगी तो भारत में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना, दूसरा अमेरिका, तीसरा यूएई है, ठीक है, चौथे पर रूस आ गया है। अगला 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 ये आयोजन किया गया कहाँ पर? ये आयोजन हुआ इस बार कहाँ पर भाई? फ्रांस में हुआ। कहाँ पर? फ्रांस में आयोजन किया गया है, 15 से 17 जून के बीच में किया गया है, एवियन लेस बेंस फ्रांस में। इमैनुअल मैक्रोन इसके अध्यक्ष रहे, क्योंकि G7 कंट्रीज का मेंबर है और ये मेजबानी कर रहे हैं तो अध्यक्षता करेंगे। भारत को भी बुलाया गया था, भारत एज ए ऑब्जर्वर गया था। भारत देखो हर बार बुलाया जाता है, क्योंकि G7 जब 1970 के दशक में बना था तो वो इसी को लेकर के बना था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर G7 कंट्री बना रहे हैं तो ये
टॉप इकोनॉमीज जो दुनिया में है वर्तमान, उनका बना रहे हैं ग्रुप। अब टॉप इकोनॉमीज जो ग्रुप बने थे अभी वर्तमान में कहीं नहीं दिखते हैं, है ना, आसपास नहीं दिखते हैं, टॉप 5 में टॉप 7 में दिखते नहीं हैं। अब देखो जैसे इटली है ना, ब्रिटेन है इसमें शामिल, तो ये सब 5-6 के आसपास में दिखते हैं। भारत जो है तेजी से ग्रोथ किया, टॉप 5 इकोनॉमी में है, इसलिए भारत को एज ऑब्जर्वर बुला लिया जाता है। खैर, ऑब्जर्वर से याद आया, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे अपनी किताब है, पुस्तक है, 5000 प्लस इसमें क्वेश्चंस हैं, थ्योरी, चैप्टर, वन लाइनर, प्रश्नोत्तर माध्यम में, टेबल, चार्ट, ग्राफ, सब कुछ है इसमें। अगर आप पिछले 1 साल का करंट अफेयर ढूंढ रहे हैं, सबसे बेस्ट करंट अफेयर है, आप एक बार लेकर के पढ़ करके देखो, ज़बरदस्त, आपको ना लगे तो तुरंत वापस कर देना। बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, अभी जाकर के लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी बन करके आ रहा होगा। अगर जिनको नहीं मिल पा रही वो हमारे पास मैसेज करें व्हाट्सएप पर, जो व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, तो उनके पास कुरियर भी करा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कुरियर कराने के लिए हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है, तो कुछ ही लोग को कर सकते हैं, बाकी वेयर हाउस में है चीज़ें, तो वेयर हाउस से आप कोशिश कीजिएगा, अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करिएगा जिससे आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। हाँ, कुछ लोग जैसे जो बहुत ज़्यादा आउट में हैं उनके पास नहीं पहुंच पाती है, तो वो लोग मैसेज करें, उनके पास कुरियर कर दी जाएगी। G20, G8, G7 की बात करें अगर हम लोग, तो G7 की इतनी कंट्रीज हैं, ये चार्ट जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़रूरी है, इसको आपको ज़रूरी है रखना, ठीक है, ले लिए। अब देखो G7 कंट्रीज में यहाँ जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान है। G7 में एक और होता था पहले, G8 होता था रसिया, लेकिन रसिया को 2014 में निकाल दिया गया क्योंकि इसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, यूक्रेन वाले क्रीमिया हिस्से पर। तो फिर G7 देशों ने खफा होकर के कहा कि तुम चलो बाहर, तो 2014 के बाद से G7 बना, नहीं तो उससे पहले G8 था, ठीक है। तो G8 अगर जोड़ेंगे तो रसिया भी रहेगा। अच्छा, G20, अब तो G8 खत्म हो गया है तो ये G20 में आ गया है, G20। अब G20 में ये सब हैं, G20 में ये सब हैं, मतलब कि ये सब तो देश हैं ही हैं G7 G8 वाले, इसके अलावा भी ये सारे देश भी हैं जिसमें अपना प्यारा भारत भी है, ठीक है। इसके अलावा अब ये तो G20 हो गए, लेकिन भारत जब 2023 में मेजबानी किया था तो उसने G20 को G21 कर दिया था। किसको जोड़ा था? अफ्रीकन यूनियन को जोड़ लिया था। तो G21 में 19 देश हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, इसके बाद एक यूरोपियन यूनियन है और उसके बाद एक अफ्रीकन यूनियन है, यानी G20 एक्चुअल में G21 हो चुका है। कब से? 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन से, जब भारत ने मेजबानी की थी, जब दिल्ली डिक्लेरेशन निकल करके आया था। भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित फिजिटल बैंक शाखा किस राज्य में शुरू की गई है? तो भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित फिजिटल शाखा ये असम में शुरुआत की गई है, ठीक है। काफ़ी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा आपको, मतलब चाहता तो मैं ऊपर ऊपर से निकल जाता, लेकिन कोशिश है कि मंथली जो भी रिवाइज करने आए, बहुत लोग केवल मंथली देखते हैं, तो उनको पूरा उस लेवल का कंटेंट मिले, आसपास के भी पहलुओं को कवर करता चले और अच्छे से वो समझ सकें क्वेश्चंस को, इसलिए मेरी कोशिश है। तो आप लोग भी इस कोशिश को थोड़ा सा बढ़ावा दे सकते हो शेयर करके वीडियो को, ठीक है। तो वीडियो को शेयर और लाइक तो जरूर ही कर देना, ये सब चीज़ कहना ना पड़े भाई, ये सब कर दिया करो। भारत की पहली फिजिटल बैंक शाखा है, और फिजिटल मतलब कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसके लिए साझेदारी की है और असम सरकार ने इसे लॉन्च किया है। असम में खोली गई है पहली शाखा, पेपरलेस सारा चीज़ होगा, डिजिटल बैंक होगी। किस स्थान पर पंजथ नाग महोत्सव मनाया गया? तो पंजथ नाग महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर में ही ये पंजत नाम महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, कमेंट करके ज़रूर लिखिए, ठीक है। हेराथ महोत्सव भी होता है यहीं पर। तो पंजत नाग महोत्सव काजीगुंड अनंतनाग में जम्मू कश्मीर में हुआ, और यहाँ 400 से 900 वर्ष पुरानी परंपरा मानी जाती है। इस दौरान ये लोग प्राकृतिक झरनों के, क्योंकि देखो बहुत सारे मलबे अभी भी, ये देखो भी सुनाई पड़ रहा है ना कि भूस्खलन हो रहा है जगह जगह पर, तो जब लैंडस्लाइड होती है तो फिर बहुत सारे मलबे चले आते हैं। तो ये लोग इसी पर्व के रूप में उसे, क्योंकि भाई हर साल आना है तो रोने गाने से क्या मतलब, इससे अच्छा गीत गाते हुए आराम से गुनगुनाते हुए साफ कर लो धीरे धीरे। तो ये लोग हर साल बैठ के वही चीज़ें साफ करते हैं और इसको एक महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ गाद हटाने का और जल प्रवाह जिससे चलता रहे, क्योंकि भाई बारिश का मौसम आने वाला होता है, तो जल प्रवाह लगातार बना रहे और ज़्यादा इकट्ठा ना हो, बाढ़ वगैरह की स्थिति ना आए, इसलिए ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। किस देश में 20वां एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा? एशियन गेम्स 20वां एशियन गेम्स कहाँ पर होगा? ये होगा जापान में। कहाँ पर? जापान में आयोजन किया जाएगा। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होगा। तो पहले कॉमनवेल्थ गेम
ग्लासगो में, और फिर जापान में ये एशियन गेम्स, दोनों गेम्स लगे हुए हैं। जो भी भारत के खिलाड़ी हैं ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अच्छा, इसका शुभंकर क्या रखा गया है? होनोहोन। होनोहोन इसका मस्कट है, मस्कट भी पूछा जाता है, ठीक है, होनोहोन। जापान तीसरी बार मेजबानी कर रहा है, 58, 94 और 2026 में करेगा मेजबानी। किस राज्य में भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा स्थापित की जाएगी? पहली प्राइवेट मरीन गैस टरबाइन सुविधा ये आंध्र प्रदेश में शुरुआत की जाएगी। आंध्र प्रदेश में आधुनिक रक्षा परिसर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में बनेगा। लगभग 80 एकड़ की जमीन पर ये बनाया जाएगा। एमआरओ यूनिट यहाँ पर बनेगा। गैस टरबाइन सुविधा से क्या होगा? जो युद्धपोत वगैरह होते हैं उनके इंजनों के लिए मरीन गैस टरबाइन की मरम्मत की जाएगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष बनाया गया? तो क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है वर्ष 2026 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इस समय खूब चर्चे में रही थी, क्योंकि पिछले दिनों न्यूक्लियर को लेकर के खूब उठापटक मची है। ट्रंप साहब ईरान में लगे पड़े हैं न्यूक्लियर एनर्जी को, उनको ये कहने में कि भाई यहाँ पर इनरिच्ड यूरेनियम को ख़त्म करो, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो। तो वो सब चीज़ें चेक कौन करता है? यही वो संस्था है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसके साइंटिस्ट जा जाकर के चेक करते हैं कि ये लोग कितना % यूरेनियम इनरिच्ड किए हैं, ठीक है। अगर 80-90% से ऊपर, 90% से ऊपर अगर इनरिच्ड कर लिए यूरेनियम, तो मतलब वो वेपन ग्रेड का यूरेनियम बना लिए हैं। अब वो वेपन बना सकते हैं, मिसाइल बना सकते हैं। खैर, भारत को यहाँ क्षेत्रीय सहयोग समझौते के तहत अध्यक्ष घोषित किया गया है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र के 17 देशों के 29 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारत यहाँ पर अध्यक्ष 2026 के लिए होगा, ठीक है। ताइवान ट्रैवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखो, बुकर पुरस्कार का नाम भी बदल गया है ना। ताइवान ट्रैवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है 2026 का। ये क्वेश्चन अभी मैंने कल बताया था आपको करंट अफेयर में। अब इसको बुखमान अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कहेंगे, ये भी याद कर लेना। ताइवान ट्रैवलॉग के लिए इस बार दिया गया है। किसे मिला है? इस बार मिला है यांग स्वांगजी को। यांग स्वांगजी को इनको ताइवान ट्रैवलॉग लिखने के लिए मिला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। कल की भी वीडियो में आपको बताया गया था कि ये पुरस्कार, देखो, बुकर पुरस्कार अलग है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अलग है। बुकर पुरस्कार अपनी साहित्यिक रचना के लिए मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी साहित्यिक रचना को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के लिए मिलता है ये, तो याद रहेगा। एक इसका नाम बुखमान हो गया है, ये भी याद रखना, ठीक है। बुखमान संस्था, बुखमान फिलैंथ्रोपीज के द्वारा ये दिया जाता है, तो उन्होंने कहा अब हमारा नाम चलेगा इसमें। यूनेस्को के आधिकारिक सर्वेक्षण में किस राज्य में स्थित कुंभलगढ़ किले में दीवार को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार का दर्जा दिया गया? कुंभलगढ़ का किला भाई कहाँ पर है? कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है? एक किला जो है फेमस है अभी पिछले दिनों में सिया की वजह से। यूनेस्को के आधिकारिक सर्वेक्षण में कुंभलगढ़ किला जो है, जो कि स्थित है राजस्थान में, प्रसिद्ध कुंभलगढ़ के किले की दीवार को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार का यहाँ दर्जा दिया गया है। राजस्थान के कुंभलगढ़ में स्थित है कुंभलगढ़ का किला। 2013 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो चीन की दीवार सबसे लंबी दीवार है और ये दूसरा सबसे लंबा दीवार घोषित किया गया है, ठीक है। भारत और किस देश में संयुक्त रूप से वर्ष 2027 को सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? तो भारत और इटली ने संयुक्त रूप से वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन का वर्ष घोषित किया है, जिससे एक दूसरे के बीच में कल्चर और टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। अच्छा, इटली को ही अभी विश्व धरोहर की राजधानी घोषित किया गया। विश्व धरोहर की राजधानी घोषित किया गया है, याद हो अगर आपको तो, क्योंकि इसके 61 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुए हैं यूनेस्को के। अपने भारत के पास 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ठीक है। भारत 5वें स्थान पर इस मामले में। तो विश्व धरोहर की राजधानी यूनेस्को द्वारा इटली को घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन भी अपडेटेड है, जून का क्वेश्चन है। चूंकि ये मई पढ़ रहे हो आप, इसलिए आपको नहीं मिला है, लेकिन वो भी याद रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट यहाँ पर भारत के पास कितनी है? 44 है। जब भी 44 आता है तो मैं आपको क्या बताता हूँ, जब भी 44 विश्व धरोहर स्थल आए तो तुरंत उसको तोड़ लो, नहीं तो कब तोड़ोगे? बाद में तोड़ोगे, जब पूछ लेगा तब तोड़ोगे। देखो तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे? 44 में 36 जो हैं ये सांस्कृतिक हैं, यानी कल्चरल, ठीक है। और 7 जो हैं ये नेचुरल है, यानी
प्राकृतिक है, नोट करते रहना। एक जो है अपने पास मिक्स कैटेगरी में है, मिक्स कैटेगरी में है मतलब कल्चरल भी और सांस्कृतिक दोनों को माना जाता है उसमें, और वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम वाला, तो वो मिक्स कैटेगरी है। तो ये तीनों कैटेगरी अलग अलग डिकोड कर लेना। 44 टोटल है, 44वां पूछा जाएगा। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ठीक है, वही वाला जहाँ से सीए ने चेतन को ढकेला। चेतन था कि केतन था, कौन था? चेतन था शायद जिसको ढकेला। तो वही वाला मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के तहत ही वो 12 किले हैं, उसमें से एक किला वो भी है, लोहगढ़ का वाला किला, ठीक है। तो उसको मिला है 44वां विश्व धरोहर स्थल का दर्जा। तो इटली जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी मेलोडी। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज ये पुस्तक रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। प्रसिद्ध बच्चों के जाने माने ये राइटर हैं, बच्चों पर इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, और फ्रेंडशिप स्टोरीज नाम की इनकी नई किताब आई हुई है। और किताबों की बात करें, द प्लेइंग फील्ड ऑन शिमला, स्टडी एट सोमी, द हिडन पूल, द बॉयज एंड द टाइगर, ये सब मतलब बच्चों पर आधारित पुस्तक लिखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन एफएओ ने भारतीय नेता को सर्वोच्च पुरस्कार एग्रीकल्चर कोला पदक दिया, एग्री कोला पदक दिया। ये किसको दिया गया है? तो अवार्ड कौन ले जाता है? मोदी जी, है ना। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन का है, इसके द्वारा एग्रीकोला अवार्ड मिला है, जो फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो पीएम मोदी को यह अवार्ड मिला हुआ है। अच्छा, यूएनएफएओ की स्थापना 1900 चाहे जब हुई हो 16 अक्टूबर को हुई थी, ये याद रखना, है ना। 1948 में या 47 में शायद हुई थी, इसको मैच करा लेना। 1948 मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। खैर, ये 16 अक्टूबर पर ध्यान देते हैं। 16 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, ये याद रखना, विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। ये 1945 हुआ था शायद, मिला लेना जो भी है, मैच करा लेना, गूगल कर लेना। एग्रीकोला पदक ये प्रदान किया गया, बाकी सब मैंने बताया। किस फुटबॉल क्लब ने इंटर काशी को हराकर इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता? आईएसएल, जैसे आईपीएल होता है ऐसे फुटबॉल का आईएसएल होता है, लीग टूर्नामेंट होता है हर साल। तो इंटर काशी को हराया गया है, और जीता किसने? जीता है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। किसने? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने इंटर काशी को हराकर आईएसएल 2026 जीत लिया है। किशोर भारती क्रीडांगन कोलकाता में आयोजित किया गया था। भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया? तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है वेनेजुएला। वेनेजुएला सबसे बड़ा तेल सप्लायर कौन है भाई? सबसे ज़्यादा हम लोग रूस से लेते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग रसिया से लेते हैं तेल, और उसके बाद किससे लेते हैं? उसके बाद हम लोग यूएई से तेल खरीदते हैं, और अब हम लोग वेनेजुएला से भी तेल खरीदेंगे। वेनेजुएला वही वाला है जिसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ट्रंप आकर के उठा ले गए थे, है ना, मतलब ट्रंप अपने सैनिक भेजकर उठा ले गए थे, खुद नहीं आए थे। वेनेजुएला वही देश है जहाँ पर अभी भूकंप आया था, है ना, और बहुत तबाही मची। वेनेजुएला की ही मारिया कोरोना मचाडो, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है शांति वाला, ठीक है, ये सब याद रखना। वेनेजुएला वही देश है जिसके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा लगभग 33 बिलियन बैरल तेल है, क्रूड ऑयल है। स्वदेशी लाइटरिंग म्यूटेशन सिस्टम वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण किसने किया है? ये वायु अस्त्र का सफल परीक्षण अभी नाइब लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ये स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम वाला है, और वायु अस्त्र नाइब लिमिटेड ने इसे बनाया और विकसित किया। ये भी भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी है, कह सकते हैं। 10 किलोग्राम वजनी वारहेड ले जाने में सक्षम है, ड्रोन है, और यहाँ पर पोखरण राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया है। दुनिया का पहला एआई बेस्ड जीन एडिटर POC1 किस देश ने विकसित किया? तो POC1 इसको भारत ने विकसित किया है। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जीन एडिटर है। आपके जीन को ही एडिट कर दिया जाएगा, सोचो, गुणसूत्र को ही एडिट कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बंदरों में 42 गुणसूत्र होते हैं, इंसानों में 46 होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं ना। बंदर को इंसान बनाना चाहो तो चार जोड़ दो, बस बंदर बन जाएंगे इंसान। इंसान को बंदर बनाना चाहो तो 4 गुणसूत्र कम कर दो, बन जाएंगे, ठीक है, बंदर बन जाएंगे। तो आपको बंदर बनाया जा सकता है। खैर, POC1 विकसित किया गया है, एआई बेस्ड जीन एडिटर है, और इसको किसने विकसित किया है? भारत ने विकसित किया है। तो इससे प्लांट्स वगैरह में जलवायु, पर्यावरण, क्लाइमेट को लेकर के, रोग प्रतिरोधी फसलों को लेकर, अभी ये कृषि पर बेस्ड है ये, ठीक है, अभी इंसानों वाला नहीं है।
तो इसीलिए अभी डरने की जरूरत नहीं, अभी बंदर नहीं बनोगे। तो कटक के वैज्ञानिकों ने यहाँ पर किया है, CRII के। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है मेजर अभिलाषा बराक ने। मेजर अभिलाषा बराक ने जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता हुआ है। यूएन के हेडक्वार्टर में इनको सम्मानित किया गया है। ये यूएन के पीस कीपिंग फोर्स में भी गई हुई थी भारत की तरफ से। मेजर अभिलाषा बराक 2016 में स्थापित शांति मिशनों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मिला है। ठीक है, चलिए, इससे पहले ये पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट भी रही हैं। इसरो के किस मिशन को प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार दिया गया? गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार ये दिया गया चंद्रयान 3 मिशन को लेकर। चंद्रयान 3 में हम लोग इतना कम बजट में चंद्रमा पर पहुंचकर, चंद्रमा पर उतर कर रोवर चला दिए, दौड़ा दिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत की। तो इसलिए भारत ने बहुत सारे अवार्ड जीते। तो इसरो का ये वाला भी अवार्ड इसी के तहत आता है। तो ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है। अमेरिका का, सोचो, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार तो ये मिला इसरो के चंद्रयान को। विनय मोहन क्वात्रा जो कि यूएन में अमेरिका में भारत के राजदूत हैं, उन्होंने रिसीव किया। सॉफ्ट लैंडिंग जो हम लोगों ने कराई थी, दुनिया के पहले देश बने थे दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले, ठीक है, दक्षिणी पोल पर। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया? तो ये कौन लॉन्च करेगा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है ना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया है। इनका काम क्या क्या है? जीवन ऐप जो है ये आपातकालीन सहायता करेगा जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए। वरिष्ठ नागरिकों के आवासों का विवरण यहाँ पर रहेगा, कौन कौन सी योजनाएं उनको मिल रही हैं, किसके लिए वो कैपेबल हैं, किसके लिए वो एलिजिबल हैं, ठीक है, वो सब बताया जाएगा। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस रहेगा इसमें। इसके अलावा बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए जीवन ऐप है। 2026 मई में कितनी बची हुई हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो देखिए, इस बार जो पद्म पुरस्कार है उसकी घोषणा की गई थी। तो पहले दिया गया 65 लोगों को, मई में दिया गया 66 लोगों को, ठीक है। तो इस बार मई में 66 लोग थे, उनको बुला करके ये अवार्ड दिया गया, पद्म पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो पहला नागरिक अलंकरण समारोह 25 मई को हुआ था। 66 ये पहले मई में दिया गया, उसके बाद 65 बाद में दिया गया, ठीक है, उल्टा हुआ। मतलब कब क्या दिया गया उससे मतलब ही नहीं है, इस बार कितना दिया गया वो जरूरी है ना, टोटल को, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो एक साथ नहीं देते हैं, कुछ लोग को पहले बुला लिए, कुछ लोग को बाद में बुला के देते हैं। बात यह है कि इस बार दिया कितने को गया, तो इस बार टोटल दिया गया 131 कुल पुरस्कार, जिसमें 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री, 3 3 6 5 11, हाँ। तो 131 पुरस्कार टोटल दिए जाएंगे, राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। ये रही वो पहली लिस्ट जिसमें ये पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण जो कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक और पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसमें 5 को दिया जाना था लेकिन 2 को दिया गया पहले, धर्मेंद्र देवल को मरणोपरांत और DN राजम को। इसके अलावा पद्म भूषण से 13 को दिया जाना था लेकिन 6 को पहले चरण में दिया गया, बाकी को बाद में दिया जाएगा। पद्मश्री में ये 58 की लिस्ट है जो इनको इस बार मिला है। इसमें प्रमुख नामों में हरमनप्रीत कौर हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन है प्रमुख नाम में, आप देख लेना, बाकी सबकी पूरी लिस्ट तो यहाँ पर दी ही गई है। ये PDF भी आपको दी जाएगी, PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड करके भी देख लेना। संसद रत्न पुरस्कार के लिए कुल कितने सांसदों को चुना गया है? तो संसद रत्न पुरस्कार के लिए इस बार टोटल 12 सांसद चुने गए हैं जिनको संसद रत्न पुरस्कार मिलेगा। साथ ही साथ 4 संसदीय समितियों को भी मिलेगा, ठीक है। तो ये पुरस्कार प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है 4 संसदीय सम्मान को। बाकी ये 12 सांसद हैं, जैसे जगदम्बिका पाल हैं। जगदम्बिका पाल अगर आपको याद हो तो जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, जो वह बोर्ड वाला बना था ना, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो उसके ये अध्यक्ष बनाए गए थे। PP चौधरी हैं, निशिकांत दुबे, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, लंबाराम, राधा मोहन, संजय झा, ब्रिजमोहन, रामशंकर कठेरिया, हेमांग जोशी। 2 महिलाओं को दिया गया है और दोनों ही राज्यसभा की हैं, मेधा कुलकर्णी और स्मिता उदय बाग, ठीक है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी, इन्होंने पुस्तक लॉन्च की है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा हुआ है किसने? PP सत्यन ने। PP सत्यन ये आपको दिख रहे हैं। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया PN पैनिकर को कहा जाता है और PN पैनिकर के ऊपर ही ये पुस्तक है, ठीक है। तो
एन बालगोपाल द्वारा महत्वपूर्ण सामग्रियां दी गई, जो इनके बेटे हैं पीएन पनिक्कर भारत के लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी सिस्टम के जनक। 100 मीटर रेस मात्र 10.09 सेकंड में पूरा करके भारत के सबसे तेज धावक कौन बन गए हैं? तो भारत के सबसे तेज धावक होने का नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है गुरिंदर वीर सिंह ने। गुरिंदर वीर सिंह 10.09 सेकंड में ये रेस पूरा किए 100 मीटर का। 10 सेकंड वाले कैटेगरी में पहली बार ऐसा हुआ है, कोई भारतीय यहाँ शामिल हुआ है, पहली बार किसी भारतीय ने 10 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी की है। तो 10.09 सेकंड ये नेशनल रिकॉर्ड नया वाला बन गया है, इनके नाम हो गया है। ठीक है, उड़ीसा के धावक अनिमेश कंजूस जो है ये 10.2 सेकंड में किए थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल पास करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला और देश का तीसरा राज्य कौन बना? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बन गया असम। यूसीसी आप जानते हो अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पूछा जाता है, डीपीएसपी में इसका उल्लेख है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 44 बताना। एक समान नागरिक संहिता इसको हिंदी में कहते हैं। इसके लिए जो पर्सनल लॉज होते हैं, अन्य अन्य धर्मों के जो पर्सनल लॉज होते हैं उनको एक समान किया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यूसीसी एक्चुअल में है क्या। यूसीसी जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। सिविल कोड जो सिविल कानून होते हैं उनको एक समान करने के लिए है। ठीक है, सिविल कानून जैसे कि शादी ब्याह, मैरिज एक्ट, तलाक, ये सब वाला सिस्टम। तो ये यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य पूछा गया उत्तराखंड। कहाँ पर लागू है पहले से? तो गोवा में पहले से लागू था, पुर्तगालियों ने लागू करा था आज़ादी से पहले से ही। उत्तराखंड में बाकायदे विधानसभा में बिल वगैरह पेश करके लागू हुआ, तो पहला राज्य लागू करने वाला उत्तराखंड बना। गुजरात में भी बिल पेंडिंग है, गुजरात में भी लागू कर रहा है। और पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया असम। तो असम टोटली 3 बना है। ठीक है, लेकिन लागू करने वाला पहला पूर्वोत्तर का है। भारतीय सेना और डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षित जोरावर क्या है? जोरावर टैंक है। जोरावर एंटी क्या है? लाइट टैंक है। ठीक है, स्वदेशी टैंक है, स्वदेशी लाइट टैंक है। लाइट टैंक मतलब कि हल्का टैंक है। जोरावर टैंक नाम याद रखना। और इसकी मारक क्षमता बात करें तो 105 mm की मुख्य तोप है। C-17 ग्लोब मास्टर जैसे भारी विमानों से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह एयरलिफ्ट हो सकती है, मतलब काफ़ी हल्का भी है वजन में भी। इसके अलावा दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल, इन सबसे बचाव के लिए भी यहाँ पर सिस्टम्स लगे हुए हैं। 25 टन से भी कम वजन इसका है, पहाड़ी इलाकों में आसानी से पहुंच सकता है। तो नाम रखा गया है जोरावर। निम्न में से किसी राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? याचिका समिति का अध्यक्ष तो कमेटी ऑन पेटिशन ऑफ राज्यसभा ये बनाया गया है कि राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा आप जानते हो पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब बीजेपी में आ गए, तो अब आए तो इनको भाई रिवार्ड भी मिला। याचिका समिति के ये बन गए अध्यक्ष। ठीक है, जो याचिकाएं जाती हैं, जो भी अन्य अन्य लोगों के द्वारा जो याचिकाएं भेजी जाती हैं, जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, सांसदों के द्वारा, तो वो याचिकाएं इनके पास पहले जाती हैं। ठीक है, जाएंगी और फिर ये चर्चा पर चर्चा कराएंगे। तो ये याचिका समिति का काम होता है। तो संसद की एक अस्थायी समिति होती है याचिका समिति। जैसे प्राक्कलन समिति आप सुनते हो, लोक लेखा समिति सुनते हो, है ना, तो ऐसे ही ये भी है, सार्वजनिक मामलों की समिति सुनते हो। याचिका समिति में कुल 10 सदस्य होंगे और इसमें ये अध्यक्ष होंगे। 20 मई से ये प्रभावी होंगे। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जी। अगला, 300 किलोमीटर की क्षमता वाले पहले स्वदेशी सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम को कहां से रवाना किया गया या कहें कहां पर परीक्षण किया गया? तो 300 किलोमीटर रेंज वाला सूर्यास्त्र, इसका परीक्षण महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र में रक्षा मंत्री जी गए हुए थे और उन्होंने यहाँ पर हरी झंडी इसको दिखाई है शिरडी में। तो सूर्यास्त्र है, रॉकेट सिस्टम है भाई, रॉकेट सिस्टम है तो मतलब ये एयर डिफेंस में भी काम आता है। ठीक है, तो नाइब लिमिटेड ने इसको भी बनाया है, पुणे स्थित सिस्टम है। अगला है, हाल ही में भारत के पहले जियो थर्मल पावर प्लांट को कहाँ मंजूरी मिली है? तो भारत का पहला जियो थर्मल पावर प्लांट लद्दाख में बनेगा। लद्दाख में बनेगा, 14,000 फीट की ऊंचाई से अधिक पर बनेगा, मतलब दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित भी ये जियो थर्मल पावर प्लांट इसको कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो विनय कुमार सक्सेना जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के, पहले इससे पहले दिल्ली के थे, अब वहाँ पर गए हुए हैं, तो इन्होंने 5 साल के लिए ONGC के साथ समझौता किया है ये चीज़ बनाने के लिए। तो 240 डिग्री सेल्सियस से अधिक मापा गया है भूमिगत तापमान यहाँ पर, और बिजली उत्पादन के लिए बेहतरीन यहाँ बताया जा रहा है। तो स्वच्छ और 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली भूतापीय ऊर्जा का यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो 1 मेगावाट का पायलट प्रोजेक्ट ये बनेगा, ONGC बना रहा है, तो ये होगा। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसके बारे में भी जान लो। एक 16 मई को मनाया जाता है
16 मई नहीं दिख रहा है, चलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ। 16 मई को मनाया जाता है सिक्किम का राज्य स्थापना दिवस। आप जानते हो 16 मई 1975 को 22वें राज्य के रूप में इसे शामिल किया गया था भारत में। ठीक है, भारत में हम लोगों ने शामिल किया था सिक्किम को। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, तो इसके लिए हम लोगों ने 16 मई को 36वां संविधान संशोधन किया था। 36वां संविधान संशोधन किया था और उसके बाद 22वें राज्य के रूप में इसे 16 मई को शामिल कर लिए थे। वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया था, तो 97% से लोग जनता ने भारत के पक्ष में वोट किया था, तो ऐड हो गया भारत में। ठीक है, इसके अलावा सिक्किम जो है भारत की इकलौती कह सकते हैं 100% जैविक खेती वाला राज्य है। 100% ऑर्गेनिक राज्य भी इसे कहते हैं इसीलिए, क्योंकि यहाँ 100% जैविक खेती होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि जैविक खेती वाला पहला राज्य सिक्किम बताना। यहीं पर कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि वो मिक्स कैटेगरी का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक और दिवस जैव विविधता दिवस, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अच्छा ये जैव विविधता दिवस, हाँ ठीक है, एक और है 18 मई को मनाया जाता है, एक दिवस वो छूट रहा है, संग्रहालय दिवस। ठीक है, 18 मई को संग्रहालय दिवस याद रखना, संग्रहालय दिवस। और संग्रहालय दिवस की थीम जो है यहाँ पर लिख रखी है मैंने, ये संग्रहालय दिवस की थीम है म्यूजियम यूनाइटिंग ए डिवाइडेड वर्ल्ड, इसको भी याद रखना। जैव विविधता दिवस 22 मई को, संग्रहालय दिवस ये 18 मई को म्यूजियम यूनाइटिंग ए डिवाइडेड वर्ल्ड। तो मतलब दिवस और थीम भी पूरा महीने का महत्वपूर्ण कवर हो गया आपका। और इसका जैव विविधता दिवस का थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये भी इसका थीम भी पूछी जाती है, इसलिए थीम भी याद रखना। तो ये थे मई महीने के संपूर्ण करंट अफेयर। आई होप आपको बढ़िया से पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से तैयारी की होगी नोट्स वगैरह बना करके। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, थीम पूछा जाता है। अब आपकी बारी है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर वगैरह करो, और अगली वीडियो जल्द ही आएगी जून महीने की भी, वो भी मैं कवर करा दूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। प्लेलिस्ट को पूरा देख डालो, ठीक है।